नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 9 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बाकी जो एनटीपीसी जीके का जो मैराथन क्लास है ना, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने नहीं देखे, ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा संगठन है जो वैश्विक व्यापार के निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। तो देखिए वो हो जाएगा WTO। ठीक है, WTO का मतलब क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO 164 सदस्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का प्रबंधन करता है। WTO में 160 से अधिक सदस्य हैं जो 98% विश्व व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। WTO प्रमुख का काम यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो। विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत 1 जनवरी 1995 को माराकेश समझौते के साथ हुई थी, जिसने टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौते को पीछे छोड़ दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे कहा कि इस अंतर्ग्राही अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा था। तो देखिए वो हो जाएगा MOM हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा मोम। देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन मतलब मोम, MOM। देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन मतलब MOM, मोम। ठीक है, या फिर मंगलयान 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा शुरू की गई एक अंतरिक्ष जांच है। मंगलयान भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था। आदिम रूप से निर्मित अंतरिक्ष जांच 24 सितंबर 2014 से मंगल ग्रह की कक्षा में है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे कहा कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। तो देखिए ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है, ये हो जाएगा। देखिए पवन टरबाइन हवा की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में बदल देते हैं। गतिज ऊर्जा ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु या कण में उसकी गति के कारण होती है। गतिमान कोई भी वस्तु गतिज ऊर्जा का उपयोग कर रही है। देखिए जो गतिज ऊर्जा की इकाई गति के वर्ग के द्रव्यमान के गुणा होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे कहा कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण और वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देता है स्थित है। तो कहाँ, तो किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ओडिशा में। देखिए 5,569 वर्ग किलोमीटर का सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा का पहला ऐसा रिजर्व है और इसे 20 मई 1996 को अधिसूचित किया गया था। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के साथ साथ मनुष्य के लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने पर विचार विमर्श करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कि 2019-20 में भारत के कुल चीनी उत्पादन का 1/3 से अधिक उत्पादन किस राज्य का था। तो देखिए ये हो जाएगा किसका? तो उत्तर प्रदेश का था। देखिए उत्तर प्रदेश वह राज्य है जो अधिकतम या 1/3 से अधिक गन्ना उत्पादन को दर्ज करता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। 2021 में 177 मिलियन टन से अधिक उत्पादन हुआ था। कुछ अन्य राज्य भी बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन करते हैं। भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे कहा कि मंगल मिशन के बाद भारत की नज़र की अंतर्ग्रही मिशन पर है। तो ये किस पर है? तो देखिए ये हो जाएगा शुक्र ग्रह पर है। देखिए सफल मंगल ऑर्बिटर मिशन के बाद इसरो बृहस्पति और शुक्र के लिए अंतर्ग्रही मिशनों पर नजर रख रहा है और उनका व्यावहारिक अध्ययन कर रहा है। इसरो के शुक्र मिशन को दिया गया नाम शुक्रयान प्रथम के लिए परियोजना की घोषणा तैयार हो गई है और इसके लिए बजट की भी घोषणा कर दी गई है। दिसंबर 2024 तक शुरू होने वाले इसरो के शुक्र ऑर्बिटर मिशन के बारे में जानने के लिए यहाँ 10 दिलचस्प बातें हैं। उसके बाद जान लीजिए यहाँ पे शुक्र को अपनी धुरी पर एक बार चक्कर लगाने में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में अधिक समय लगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा कि सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गठित WCED का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ये हो जाएगा। देखिए ब्रंटलैंड आयोग का लक्ष्य दुनिया के देशों को सतत विकास के लक्ष्य की ओर समर्थन और निर्देशित करना था। आयोग को विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग WCED भी कहा जाता है। इसने 1984 से लेकर के 1987 तक काम किया है। आयोग ने 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट में अपने परिणाम जारी किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कि उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए ये हो जाएगा कोलंबिया यान। ठीक है, कल्पना चावला की मृत्यु तब हुई जब अंतरिक्ष यान कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते समय टूट गया, जिससे उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। अंतरिक्ष में उनका पहला अभियान 1997 में एक मिशन विशेषज्ञ और प्रमुख रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया पर था।
उसके बाद जान लीजिए कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियरिंग थी जो अपने जीवन में 2 बार अंतरिक्ष में गई थी। यह त्रासदी टेक्सास में हुई और कोलंबिया के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरने से कुछ ही मिनट पहले हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहा कि एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना डैश पंचवर्ष योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई है। तो देखिए ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्ष योजना के अंतर्गत ये आया था। देखिए एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम पहले 1974 में 5वीं पंचवर्ष योजना के साथ शुरू किया गया था। जनजातीय उप योजना के तहत एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं 5वीं पंचवर्ष योजना से क्रियान्वित किया जा रहा है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना रायगढ़ ब्लॉक का रायगढ़ अधिग्रहण 29 अगस्त 1974 को अस्तित्व में आया था। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए जनजातीय विकास खंड शुरू किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्यांकी नहीं है, ठीक है। देखिए जनसंख्यांकी मानव आबादी की जनसंख्यांकी सामाजिक विशेषताओं और आंकड़ों का अध्ययन है। असमान आबादी के आकार, आयु और अर्थशास्त्र के इस अध्ययन का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जनसंख्यांकी के क्षेत्र को 2 सामान्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, बुनियादी या फिर अकादमिक जनसंख्यांकी और व्यवहारिक जनसंख्यांकी। जनसंख्यांकी जनसंख्या की विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में डैश और डैश के भी चला था। तो देखिए मुंबई और थाने के भी चला था, ये हो जाएगा। देखिए भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई जो कि बोरी बंदर और थाने के भी चला था। पहली ट्रेन जो है वो 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:35, ठीक है, 21 तोपों की सलामी के साथ बम्बई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। यह जो है साहिब, सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों के द्वारा संचालित था और इसमें 13 गाड़ियां थी। भारत में पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा कशेरुक वर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कौन, तो एनीलिडा ये हो जाएगा। देखिए एनीलिडा प्रोटोस्टोम के सुपर फाइलम लोफोट्रोकोजोवा के मान्यता प्राप्त सदस्य हैं। इसमें मोलास्का, उसके बाद ब्राचियोपोड्स और नर्मेटिडियन भी शामिल है। मूल एनेलिड फॉर्म में कई खंड होते हैं। फाइलम में केंचुआ, उसके पॉलीकैथे, कीड़े और जोंक शामिल है। एनेलिडा भ्रूण अवस्था में प्रोटोस्टोम विकास दिखाते हैं और उन्हें अक्सर खंडित कृमि के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे कहा कि फॉस्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, टेट्रा परमाणु हो जाएगा, ठीक है। फॉस्फोरस की परमाणुकता क्या होगा, टेट्रा परमाणु। टेट्रा परमाणु अणु वे अणु होते हैं जो NH3 जैसे 4 परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं। टेट्रा परमाणु आयन आवेशित प्रजातियां हैं जिनमें 4 सहसंयोजक रूप से जुड़े परमाणु होते हैं। टेट्रा परमाणु आयन एक प्रकार के बहुपरमाणु आयन होते हैं। टेट्रा परमाणु आयनों का उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुआ था। यहाँ पे देखिए 1858 ईस्वी को हुआ था। देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए निधन हो गया था। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने बलिदान के बाद वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक आदर्श बन गई। वह महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय गौरव दोनों का प्रतीक भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे क्या कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए ये हो जाएगा चक्रीय संसाधन है, ठीक है, साइक्लिक। देखिए पुनर्चक्रण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें कितनी भी बार बनाया जा सकता है और इसी प्रकार जल एक चक्रीय संसाधन है। महासागरों, नदियों और समुद्रों का जल वाष्पित हो जाता है और संघनित होकर के बादल बन जाता है। जब बारिश होती है तो इन बादलों से जल जमीन पर गिरता है और जल स्रोतों में बह जाता है। कोयला, खनिज, जीवाश्म ईंधन ये सब हो जाएगा। यह एक पुनर्चक्रण योग्य संसाधन का भी उदाहरण है जो ऊर्जा पैदा करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर ये हो जाएगा। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को आमतौर पर मेन फ्रेम या फिर बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का जो उपयोग है मुख्य रूप से बड़े संगठन के द्वारा जनगणना, उद्योग और उपभोक्ता सांख्यिकी, उद्यम संसाधन योजना और बड़े पैमाने पर लेन देन प्रसंस्करण जैसे कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण में सामान्य परियोजना स्वचालन कंप्यूटर की यूनिवैक श्रृंखला और मेन फ्रेम कंप्यूटर की IBM जेड श्रृंखला शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहा कि भारत के द्वारा अपनाई गई संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राज्य और केंद्र के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होने चाहिए, ये हो जाएगा। देखिए भारत एक संघीय प्रणाली है लेकिन सरकार की एक एकात्मक प्रणाली की ओर झुकती है। इसे कभी कभी अर्ध संघीय प्रणाली माना जाता है क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रणालियों की विशेषताएं होती है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया, जिसका अर्थ है भारत, राज्यों का एक संघ है। संघ शब्द संविधान में नहीं है। उसके बाद जान लीजिए कि संघीय तत्व को आधुनिक भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पेश किया गया था। इस कानून ने केंद्र और स्थानीय परिषदों की भी शक्तियों को अलग कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पे कि डैश भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करते हैं।
तो देखिए ये संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया, ये हो जाएगा। देखिए संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करती है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है कि वह देश और उसके लोगों के लिए किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ दिया गया था। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि इसका कोई भी राज्य धर्म नहीं है और लोग अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहा कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोट रिकॉर्ड करने में मदद करती है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विकास 1989 में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया था। ईवीएम समर्थन एक आधारभूत योजना के अनुसार कार्य प्रगति का आकलन करने, तकनीकी समय और लागत प्रदर्शन से संबंधित आधार प्रदान करता है। मुख्य कारण यह है कि ईवीएम को अंतिम उत्पादों पर केंद्रित डिलीवरेबल ओरिएंटेड WBS का उपयोग करके काम के पूर्ण दायरे को परिभाषित करने के लिए नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहा कि भारतीय हवाई क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात और वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो देखिए ये हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये हो जाएगा। देखिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक निकाय है जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटाता है। यह भारत की हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन का प्रभारी है। पहली भारतीय एयरलाइन टाटा सन्स लिमिटेड ने 1915 में सरकार के संरक्षण के बिना कराची और मद्रास के बीच नियमित हवाई मेल शुरू किया। एयर इंडिया तब अस्तित्व में आया जब 1946 में टाटा एयरलाइंस ने इसका नाम बदल करके एयर इंडिया कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिएगा कि विश्व खेल 2019 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो देखिए ये हुआ था अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में, यहाँ हो जाएगा। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 जो है 14 से 21 मार्च 2019 तक अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। ESPN ने खेलों के अंतर्राष्ट्रीय कवरेज को पेशकश किया था। 2019 विशेष ओलंपिक विश्व और ग्रीष्मकालीन खेल मध्य पूर्व से होने वाला पहला विशेष ओलंपिक खेल था। भारत अबू धाबी में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 के रूप में 368 पदकों की एक बड़ी संख्या के साथ वापस आया है। उसके बाद जान लीजिए कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में 85 स्वर्ण, 154 रजत और 129 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा कि एजेंडा 21 देश में अनुशंसित प्रथाओं का एक सेट था। तो देखिए ये हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन 1992, ये हो जाएगा। देखिए यह 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का परिणाम है। एजेंडा की सतत विकास से संबंधित एक कार्य योजना है लेकिन यह गैर बाध्यकारी है। एजेंडा 21 का जो नारा था विश्व स्तर पर सोचें और स्थानीय स्तर पर कार्य करें। एजेंडा 21 यह गारंटी देने के लिए एक कार्य योजना निर्धारित करता है कि अगली शताब्दी में जीवन बेहतरी के लिए काफी हद तक बदल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा कि 2014 में किस भारतीय व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो देखिए ये हो जाएगा तो कैलाश सत्यार्थी को मिला था। देखिए बच्चों के अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी वित्तीय लाभ के लिए बच्चों के गंभीर शोषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। एक और मुख्य कारण यह था कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता नेता महात्मा गांधी के अहिंसक परंपरा का पालन किया। 1998 में सत्यार्थी ने सोचा कि बाल श्रम के सबसे खराब रूपों पर यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुरोध करने के लिए 80,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 103 देशों की यात्रा करते हुए बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक मार्च का नेतृत्व किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कि सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को डैश कहा जाता है? तो बागवानी खेती कहा जाता है। देखिए बागवानी पौधों की कृषि की वह शाखा है जिसका उपयोग उद्यान फसल आमतौर पर फल सब्जी और सजावटी पौधों के साथ किया जाता है। बागवानी फसलों में फल सब्जी औषधीय सुगंधित और सजावटी पौधे शामिल है। बागवानी के उदाहरणों में निम्न शामिल है भू निर्माण बागवानी। मेरीगोरा भारत में बागवानी के जनक के रूप में भी फेमस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कहा कि 1983 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो देखिए ये क्या हो जाएगा तो कपिल देव थे। ठीक, उस समय कपिल देव कप्तान थे। देखिए जैसा कि आगे बताया गया कि भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप में कपिल देव की कप्तानी में खेला था। देव उस युग के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से एक थे और उन्होंने अपने करियर में 225 एक दिवसीय मैच खेले। उन्होंने 253 विकेट लिए और 3,783 रन बनाए। कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने 1983 में पहली बार विश्व कप ट्रॉफी जीता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे का कि पौधे का वह कौन सा भाग है पौधे की जड़ों से पौधे की बाकी हिस्सों तक पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है? देखिए ये हो जाएगा जाइलम उत्तक। देखिए जाइलम के द्वारा पानी और विलेय को जड़ों से पत्तियों तक ले जाया जाता है। जाइलम पानी और घुले हुए खनिजों को पौधे के माध्यम से जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर वितरित करता है। जाइलम कोशिकाएं परिपक्व लकड़ी के तने या जड़ का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। जाइलम पत्ती की एडेक्सियल सतह की ओर स्थित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 1.5 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरी समूह को मेगा सिटी के रूप में जाना जाता है।
तो देखिए ये हो जाएगा 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 46 मिलियन से अधिक शहर थे, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 मिलियन या उससे अधिक की जनसंख्या वाले 53 शहर समूह है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी समूह की संख्या 475 है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई जो है 1.84 करोड़ की जनसंख्या के साथ भारत का सबसे बड़ा शहरी समूह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यहाँ पे कि स्तूप का निर्माण क्यों किया जाता था। तो देखिए ये उनमें क्यों किया जाता था, क्योंकि उनमें पवित्र अवशेष थे, इसीलिए। देखिए बौद्ध स्तूप प्रारंभ ऐतिहासिक बुद्ध और उनके सहयोगियों के पार्थिव अवशेषों को रखने के लिए बनाए गए थे और लगभग हमेशा बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों पर स्थापित किए जाते थे। अवशेष के विचार को बाद में पवित्र ग्रंथों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया। स्तूप बौद्ध वास्तुकला का एक मुख्य अंग है, हालांकि यह बौद्ध धर्म से भी पहले का है। आमतौर पर इसे एक कब्रगाह माना जाता है, दफनाने की जगह या धार्मिक वस्तुओं को रखने का स्थान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कि रूस के सहयोग से कौन से 2 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो देखिए ये हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट, ये हो जाएगा। देखिए रूसी सहयोग से स्थापित किए गए इस्पात संयंत्र झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट और छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। यह सोवियत सहायता से निर्मित भारत का चौथा एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत में सबसे बड़े में से एक है और यह औद्योगिक शहर रायपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या है कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत के लिए किया गया था। तो देखिए ये हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए। जॉर्ज पंचम 6 मई 1910 से लेकर 1936 में अपनी मृत्यु तक यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश डोमिनियन के राज और भारत के सम्राट थे। 1910 में अपने पिता के निधन के बाद जॉर्ज पंचम को राजा सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया। जॉर्ज के शासनकाल के दौरान समाजवाद, साम्यवाद, फांसीवाद, आयरिश गणतंत्रवाद और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उदय से ब्रिटिश साम्राज्य का राजनीतिक माहौल काफी बदल गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीकरण क्या है। तो देखिए ऑक्सीकरण क्या होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करने वाले पदार्थ हो जाएगा। देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया जो तब होती है जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन या किसी अन्य ऑक्सीकरण एजेंट के संपर्क में आता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कटे हुए सेब पर ऑक्सीकरण जंग और भूरा रंग होना। ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए पानी का ऑक्सीकरण किया जाता है। ब्लीच उन यौगिकों के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीकरण करता है जो कपड़ों पर दाग का कारण बनते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया कपड़ों को साफ करने में मदद करते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रासायनिक रूप से इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में वर्णित किया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि आमतौर पर इलेक्ट्रॉन को अन्य परमाणु प्रजातियों के द्वारा ले जाया जाएगा, जो इसे कम कर देता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई स्थितियों में ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं शामिल होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या कि रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में निम्न में से क्या शामिल है। ये देखिए क्या हो जाएगा, प्रेस की सुनवाई और सेंसरशिप के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत, ये हो जाएगा। देखिए रॉलेट अधिनियम फरवरी 1919 ब्रिटिश भारत की विधायिका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा आगे बढ़ाया गया कानून है। अधिनियमों ने निश्चित राजनीतिक मामलों को जूरी के बिना चलाने की अनुमति दी और बिना परीक्षण के संदिग्धों को नजरबंद करने की अनुमति दे दिया। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा आम लोगों पर सत्ता पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार को आतंकवादी गतिविधियों को संदेह वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि 1909 में भारत सरकार की संरचना के संबंध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न में से क्या प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए ये हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, ये हो जाएगा। देखिए 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना नरमपंथियों को शांत करने और धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल लागू करने के लिए किया गया था और इस प्रकार लॉर्ड मिंटो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में परिचित हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ पर हुआ था। तो देखिए जगह बंगाल में हुआ था। देखिए ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का एक एकेश्वरवादी संप्रदाय था। यह आंदोलन 1828 में कोलकाता में बंगालियों की बैठकों के बीच शुरू हुआ था। ब्रह्म समाज का महत्वपूर्ण उद्देश्य शाश्वत ईश्वर की पूजा करना था। यह पुरोहितवाद, अनुष्ठान और बलिदानों का विरोधी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। देखिए बिहार से हो जाएगा। देखिए बिहार की लोक कला जिसे आमतौर पर मधुबनी कहा जाता है में इसी नाम के बाजार शहर का उल्लेख है। मधुबनी पेंटिंग में द्विआमी कल्पना का उपयोग किया जाता है और उपयोग किए गए रंग पौधों से प्राप्त होते हैं। लाल, भूरे और काले रंग के लिए मेरू, लैंप ब्लैक और लाल का उपयोग उचित रूप से किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि मधुबनी चित्रकला मुख्य रूप से लोगों और प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव और पुराने महाकाव्यों के दृश्यों और देवताओं को दर्शाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या कि जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यह हो जाएगा हर 12 घंटे में एक बार। देखिए जीपीएस सैटेलाइट ब्लॉक, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस की अलग अलग आउटपुट पिनियाँ है उपग्रह नेविगेशन के लिए आदि। सिस्टम का जो पहला उपग्रह है उनका नेवस्टार 22 फरवरी 1978 को लॉन्च किया गया था। जीपीएस उपग्रह समूह का जो संचालन है वो स्पेस डेल्टा 8 के दूसरे स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रॉन
ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स के द्वारा किया जाता है। जीपीएस उपग्रह जो है लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक दिन 2 पूर्ण परिक्रमा करते हैं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कि एटीएम का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये हो जाएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन है जो आपको बैंक शाखा में प्रवेश किए बिना लेन देन पूरा करने की अनुमति देता है। कुछ एटीएम बुनियादी नकदी से डिस्पेंस और कुछ एटीएम बुनियादी नकदी डिस्पेंसर है, जबकि अन्य अलग अलग प्रकार के लेन देन की अनुमति देते हैं, जैसे चेक जमा करना, शेष राशि हस्तांतरित करना और बिलों का भुगतान करना इत्यादि। पहला एटीएम 1960 के दशक के मध्य से अंत तक सामने आया और दुनिया भर में इसकी संख्या 2 मिलियन से अधिक हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या कि पहले साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे भारत के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए ये किया गया था 1963 ईस्वी को। तिरुवनंतपुरम के पास तुम्बा के पहले साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण 21 नवंबर 1963 को केरल में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुआ। एक ही समय में अलग अलग स्थानों से परिज्ञापी रॉकेट लॉन्च करके समन्वित अभियान चलाया जा सकता है। प्रतिदिन कई ध्वनि रॉकेट लॉन्च करना भी संभव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखिएगा कि डैश की कमी से एक क्वासीओर्कर नामक अधिकार उत्पन्न होता है, तो प्रोटीन की कमी से हो जाएगा। क्वासीओर्कर का मुख्य कारण पर्याप्त प्रोटीन या अन्य महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज नहीं खाना है। क्वासीओर्कर तीव्र कुपोषण का एक रूप है जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। गंभीर प्रोटीन की कमी से दर्द प्रतिधारण हो सकता है, जिससे पेट फूला हुआ दिखा सकता है। कुपोषण को रोकने का सबसे अच्छा इलाज स्वस्थ संतुलित आहार खाना है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या है कि भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देखिए ये हुआ था कब? देखिए कब प्रारंभ हुआ था? ये 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। देखिए सितंबर 1920 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग को स्वीकार कर लिया गया और इसी दिसंबर से शुरुआत हो गया। यह आंदोलन वास्तव में भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध था। भारतीयों को विरोध स्वरूप स्थानीय निकायों में अपनी पदवी छोड़ने और नामांकित सीटें छोड़ने के लिए कहा गया है। कस्बों में असहयोग आंदोलन में मुख्यतः मध्यम वर्ग के लोग भाग लेते हैं। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।